नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, केवल आप 10 मिनट हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि भारत में सबसे नया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुडनकुलम। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। हम आपको ये बता दें, जो अप्सरा है वो भारत का परमाणु अनुसंधान संयंत्र है जो कि बहुत ही पुराना है, यानी कि भारत का सबसे पहला और सबसे जो पुराना आणविक अनुसंधान जो रिएक्टर है वो कौन सा है, अप्सरा है। अब आपको हम ये बता दें कि भारत के पास पूरे लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और जो 7 क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हम आपको ये बता दें कि जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है वो भारत की सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है जो कि 1969 में महाराष्ट्र में स्टेब्लिश हुआ था। हम आपको ये बता दें कि जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी अभी बात हम कर रहे थे कि 2013 में, यानी कि सबसे न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 2013 में तमिलनाडु में स्थापित हुआ। और हम आपको ये बता दें जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है स्टेशन वो सन 2000 में कर्नाटक में स्थापित हुआ था। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हुआ था। और अगर काकरापार का बात करेंगे तो काकरापारा जो है एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 गुजरात में स्टेब्लिश हुआ था। और कलपक्कम की बात करेंगे, यानी कि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है और 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। और राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करेंगे तो 1973 में स्टेब्लिश हुआ था। आपको एक साथ एक जगह पे फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिससे आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई। देखिए, एक होता है दहेज प्रथा और एक होता है सती प्रथा, हम दोनों के इसमें बात करेंगे। तो जो दहेज प्रथा है वो कब रोक लगाई गई, तो अब हम पहले देख लेते हैं फुल एक्सप्लेनेशन को कि जो दहेज प्रथा है भारत सरकार ने 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम, कौन सा, दहेज निषेध अधिनियम के तहत, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों अपराध माने जाएंगे, को दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया जिससे दहेज पूरी तरीके से दहेज प्रथा खत्म हो गई। अब बात करते हैं सती प्रथा की, बात करते हैं तो सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आपका गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने, यानी इंग्लैंड ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया, मतलब अंग्रेजों ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया, या इस तरीके से पूछ सकता है कि कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तो टोटल आपके 4 बार युद्ध हुआ। किस तरीके से, किसके साथ, हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। देखिए, आपका कुल 4 युद्ध लड़े गए, कब से कब के बीच में, यानी कि 1667 से, यानी कि 1667 से 1799 के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए। अब बात करते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हैदर अली और जोसेफ स्मिथ के बीच लड़ा गया था, जनरल जोसेफ स्मिथ के बीच लड़ा गया था। अब वो भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1777 से लेकर 1769, यानी कि पूरा टोटल 2 साल तक ये चला, हैदर अली और जोसेफ स्मिथ के बीच। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये 1780 से 1784, यानी कि पूरा 4 साल तक ये युद्ध चला। और किसके किसके बीच, अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में टीपू सुल्तान ने 1784 में मैंगलोर की संधि की और युद्ध की समाप्ति कर दी। अगर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये 1790 से लेकर 1792, यानी कि टोटल ये 2 साल युद्ध चला। और इसमें हुआ क्या, 1792 यानी कि 1792 में क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और ये युद्ध समाप्त हो गया। अगर हम बात करते हैं चौथे युद्ध के, यानी कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर देते हैं, तो ये लास्ट में, यानी कि 1799 यानी 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या किया था कि टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का एक प्रस्ताव भेजा था और फिर टीपू सुल्तान ने इसे क्या कर दिया, मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद में जो लॉर्ड वेलेज़ली ने क्या किया, मैसूर पर आक्रमण कर दिया। और उसके बाद अंत में 4 मई 1799 ईस्वी में क्या हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास ही मतलब शहीद हो गए और वो चौथा आंग्ल मैसूर भी युद्ध हो गया और पूरा मैसूर कब्जा हो गया अंग्रेजों के पास।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है। तो चलते हैं इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन कितना है, तो हम बात करेंगे पूरे क्षेत्रफल का 21% वन से आच्छादित है हमारा पूरा भारत। अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा अपना वन फैला हुआ है, यानी कि इतना किलोमीटर स्क्वायर से आच्छादित है। अगर बात करेंगे हम कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, तो सबसे पहले पे मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर बात करेंगे कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, मतलब प्रतिशत के हिसाब से उस राज्य में कितना वन है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, मिजोरम में है, पूरा 85.41%, लगभग 85.5% केवल केवल उस राज्य में वन है। अगर बात करते हैं कि वन क्षेत्रफल वृद्धि वाला शीर्ष राज्य, मतलब उस राज्य में सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से, तो कर्नाटक सबसे शीर्ष राज्य है, पूरा 1025 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन और एक ही साथ एक जगह पे टोटल एक्सप्लेनेशन ग्रुप डी एनटीपीसी के जो प्रीवियस एग्जाम हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको पूरा यही मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें कि जो कनाडा है वो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करेंगे दूसरे नंबर की, यानी उत्तर अमेरिका यानी महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कनाडा है ही। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो दूसरे नंबर पे है। अगर ब्राज़ील की बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी देश कौन सी है, ब्राज़ील। अगर वही अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है। अगर वही एशिया महाद्वीप में बात करेंगे तो अगर सबसे आपको बड़ा वीडियो चीन है, अच्छी लगी और हो तो वही यूरोप कमेंट करके महाद्वीप जरूर में बात बताइएगा करेंगे तो और सबसे बड़ा देश है सब्सक्राइब करके फ्रांस। बेल अब हम आइकन को चलते जरूर हैं दबा अगले लीजिएगा, क्वेश्चन जैसे की कि तरफ। हमारा जो जो हमारा वीडियो अगला प्रश्न पहुंचे है आपके वो पास क्या जल्दी है से कि पहुंच विश्व जाए पर्यावरण और आप कार्यक्रम लोग उसका 2020 जल्दी से कहाँ टेस्ट आयोजन लगाएं। हुआ है। तो एनटीपीसी और तो ग्रुप डी हम की आपको तैयारी बहुत ये बता दें बेहतरीन करिए कि हम और देखिए, अपना जो प्यार अपना 2020 सहयोग बनाए रखिए। में विश्व जय पर्यावरण हिंद, दिवस जय यानी कि भारत। विश्व पर्यावरण कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ था वो कोलंबिया में हुआ था। और ये भी हम बता दें कि चाइना में जो था, चाइना में यानी कि विश्व पर्यावरण कार्यक्रम की जो मेजबानी किया था 2019 में, वो कौन किया था, वो चाइना किया था। अब हम आपको ये बता दें, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हम आपको ये बता दें कि साल 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1974 में। अगर बात करते हैं सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए, विधान परिषद जो होता है हर राज्य में नहीं होता। जो राज्य बड़ी होती हैं उन्हीं में लगभग विधान परिषद होता है। तो हम आपको ये बता देते हैं, ट्रिक के साथ बता देते हैं कि किस किस राज्य में विधान परिषद हैं। अभी हाल ही में एक राज्य ऐसा है कि जिन्होंने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए, मतलब कि समाप्त करने के लिए मंजूरी भी दी है। हम बात करते हैं तो अब टोटल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। हम आपको ट्रिक से बताएंगे, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। ट्रिक क्या है कि तू भी मजाक कर, मजे मजे में आपको विधान परिषद के ट्रिक भी याद हो जाएगा, किस किस राज्य में विधान परिषद है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल सुनते रहिए और ट्रिक अपने आप याद हो जाएगा। तू भी मजा कर और मजे से विधान परिषद की ट्रिक याद कर ले। तो देखिए, तू भी मजा कर यानी कि
टी से जो हो जाएगा वो तेलंगाना हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी से हो जाएगा बिहार हो जाएगा, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और कर से हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। तो देखिए कितनी मजे मजे में हम मतलब कि राज्य के विधान परिषद किस किस राज्य में है वो याद हो गया। अब बात करते हैं कि 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दी है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अब जो हो जाएगा केवल 5 राज्य में विधान परिषद की उपस्थिति होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो हम आपको बता दें द्रोणाचार्य ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु द्रोणाचार्य क्या करते थे, ये प्रशिक्षित करते थे। यानी कि जैसे कि गुरु अर्जुन मतलब कि अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने मतलब कि प्रशिक्षित किया था धनुर्धारी बनाने में। तो ये तो मतलब कि पता चल जाता है नाम से। तो ये खेल यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षकों को हम इसको आपको दिखा देते हैं खेल प्रशिक्षक यानी कि इस तरीके की ये जो प्रतिमा मिलती है यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में। और उसमें क्या होते हैं यानी कि इसमें 2 लोग होते हैं, एक गुरु होता है, एक क्या होते हैं गुरु होते हैं, और एक जो होते हैं शिष्य होते हैं। गुरु और शिष्य को इस तरीके से करके प्रशिक्षित करते हैं धनुर्धारी बनाने में। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49वां अक्षांश रेखा। हम आपको मैप में दिखाते हैं। मैप में देखिए तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये देखिए ये क्या है कि ये लगभग आपका 49वां अक्षांश रेखा है जो कि ये कनाडा और ये यूनाइटेड स्टेट को अलग करती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे और आप वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लें। तो मेरे प्यारे साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।